गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर आज हम लोग देखेंगे एडिटेरिया के अंतर्गत शुंग वंश, कण्व वंश, गुप्त वंश और पाल वंश को। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले, शुंग वंश स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने टेलीग्राम पर जो है प्रतियोगिता दर्पण का नवंबर माह का पीडीएफ डाउनलोड कर दिया है, अपलोड कर दिया है। वो आप लोग जाके वहां से पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट जो है प्रैक्टिस सेट एडिटेरिया का ही हमने टेलीग्राम पे अपलोड किया है, उसको भी जाके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं डाउनलोड करके। तो वो अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे कि बहुत सारे बुक का पीडीएफ जो है आप लोगों को मिलता रहेगा। जैसे आज हमने प्रतियोगिता दर्पण का पीडीएफ अपलोड किया है, कल जो है हम लोग सामान्य ज्ञान दर्पण जो है उसका पीडीएफ अपलोड करेंगे। तो आप लोग जरूर टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। और साथ ही आपको स्टार्ट करने से बता दें कि ये आप बेस बना के हम एडिटेरिया का बुक को लेके चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अन्य बुक जो है एक और दो बुक, उसको भी हम उसका फैक्ट्स और उसके महत्वपूर्ण तथ्य को जो है हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी फायदा मिले। एक ही साथ एक ही जगह जो है 2 से 3 बुक का फैक्ट्स आपको मिल जाए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की वृहद्रथ की हत्या कर। और ये वृहद्रथ कौन था? तो मौर्य वंश का जो है अंतिम शासक था। और इसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था और वृहद्रथ का ये सेनापति भी था। क्योंकि उस समय तक मौर्य वंश जो है बहुत ही कमजोर हो चुका था और वृहद्रथ सत्ता जो है सही से नहीं चला रहा था। यही कारण है कि इसने सेनापति ने विद्रोह कर शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो इसने सेनानी उपाधि धारण की अपने आप को, और उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया भारत में। यहाँ पर आपको पुष्यमित्र शुंग के बारे में अन्य फैक्ट्स भी बता दें कि पुष्यमित्र शुंग मगध, उसके बाद कोसल और सकला, मालवा, बरार आदि क्षेत्रों पर भी शासन किया। पाटलिपुत्र से तो किया ही किया, लेकिन बरार, साकल, मालवा इन सब क्षेत्रों पर भी पुष्यमित्र शुंग ने शासन किया। और पुष्यमित्र शुंग जो है एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। और यहाँ पर ये भी बता दें पुष्यमित्र शुंग के बारे में कि इनको जो है बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा दुश्मन के रूप में चिन्हित किया जाता है। किसके अनुसार? तो दिव्य वदन और एक लेखक रहे तारानाथ जो है ये, हालांकि आप देखेंगे 1500 ईस्वी के आसपास के ये लेखक हैं। दिव्य वदन जो है ये श्रीलंका के से संबंधित बुक है, किताब है। तो यही कारण है कि भारतीय इतिहासकार का कहना है कि एक तो तारानाथ जो है ये बहुत बाद के लेखक हैं, और दिव्य वदन जो है श्रीलंका से संबंधित बुक है, हालांकि है बौद्ध धर्म का। अन्य जितने भी भारत के समकालीन इतिहासकार थे, समकालीन लेखक थे, उन्होंने जो है इसके बारे में, पुष्यमित्र शुंग के बारे में ऐसा नहीं कहा है कि वो बौद्ध के दुश्मन थे। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो उस समय मगध बौद्ध का
बौद्ध का स्मारक था, स्तूप था, उसको जो है जीर्णोद्धार किया। उसमें नाम आता है भरहुत स्तूप। उसके बाद नाम आता है सांची, जो कि एमपी में है, सांची स्तूप। इन दोनों स्तूप का जो है पुष्यमित्र शुंग ने जीर्णोद्धार करवाया। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, फैक्ट्स है, ये पूछा जा सकता है। और एक इम्पोर्टेंट और फैक्ट्स जो कि संबंधित है पुष्यमित्र शुंग से, जिसको कि यूपीपीसीएस में पूछा गया है कि इनके समय में जो है अयोध्या अभिलेख लिखा गया है। और डेट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि अयोध्या अभिलेख जो है पुष्यमित्र शुंग के काल से संबंधित है, और जिसको कि लिखा है किसने, धनदेव ने। ये पूछा गया है यूपीपीसीएस में। संभावना है कि बिहार में पूछ लिया जाए अयोध्या अभिलेख के बारे में, और ये आपको कम ही किताबों में इसके अयोध्या अभिलेख के बारे में चर्चा मिलेगा। और इसी अयोध्या लेख में ये बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और इस यज्ञ के जो करवाया था, जिसके द्वारा वो थे पतंजलि। इनका नाम आप लोगों को पता होगा। पतंजलि जो कि महान संस्कृत के विद्वान भी रह चुके हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग का काल जो है, कहीं आपको कुछ इतिहासकार इनको बौद्ध विरोधी मानते हैं, लेकिन अगर ब्राह्मणवाद की बात करें, तो ब्राह्मण धर्म की बात करें, तो उसका उत्थान इस समय होता है पुष्यमित्र शुंग के कार्यकाल में। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इसके पुरोहित पतंजलि थे, ये आपको पहले बता चुके हैं। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईस्वी पूर्व में राजा बना, और ये वही अग्निमित्र है जिसके बारे में कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र में जो है लिखा गया है। अग्निमित्र और मालविका के बारे में आपको ये बता दें कि मालविका अग्निमित्र जो है एक प्रेम कहानी है, प्रेम प्रसंग है। किसके बीच, अग्निमित्र और मालविका के मित्र। और ये बुक जो है बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया गया। ये इतनी अच्छी प्रेम कहानी है। तो ये आपको याद रखना है कि मालविका अग्निमित्र जो है ये पुष्यमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र जो कि शुंग वंश के हैं, उनकी और मालविका की प्रेम कहानी है। इस वंश का जो है अंतिम शासक ये देवभूति था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और पुराणों के अनुसार देवभूति शुंग वंश के जो है अंतिम और 10वां राजा था, ये भी याद रखेंगे। 10वां जो है ये राजा था। दैट मीन्स अग्निमित्र के बाद भी जो है और 7 राजा हुए। तो ये था आपको शुंग वंश के बारे में। अब शुंग वंश के बाद आते हैं हम लोग कण्व वंश के बारे में। कण्व वंश की स्थापना वसुमित्र ने देवहूति जो कि शुंग वंश का ये अंतिम राजा था, उसकी हत्या कर कण्व वंश की स्थापना करता है। और वसुमित्र शुंग वंश का अमात्य भी था, दैट मीन्स मंत्री था। कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश
से संबंधित था, या कहें कि आप ब्राह्मणवादी विचारधारा को, या ब्राह्मणवादी नहीं कह सकते, ब्राह्मण धर्म को जो है ये बढ़ावा दे रहे थे। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था और सातवाहन वंश के संस्थापक सुमुख ने सुशर्मा की हत्या कर कण्व वंश का अंत कर दिया। तो इस तरह आप देखेंगे कण्व वंश जो है करीब 45 वर्ष तक ही शासन कर सका था। उसके बाद जो है सातवाहन वंश आ गया, और सातवाहन वंश चूंकि दक्षिण भारत से संबंधित है तो उसके बारे में हम लोग यहाँ बिहार स्पेशल में नहीं देखेंगे। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि हम लोग जो बिहार स्पेशल में पढ़ रहे हैं, बिहार जितने भी राजा बिहार में जो काम किए हैं या बिहार से जो शासन सत्ता चलाए हुए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब उसी कड़ी में अगला वंश है कुषाण वंश। कुषाण वंश की बात करें तो ये मौर्योत्तर काल में जो कमजोर राजनीतिक स्थिति हुआ, इसी का फायदा उठा के जो है बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी भारत आए, और उसमें जो है कुषाण भी एक था। लेकिन जो भारत आए बहुत सारे आक्रमणकारी, उसमें पहला जो है हिंद यूनानी था, उसके बाद शक था, शक के बाद पहलव था, और पहलव के बाद जो है कुषाण था। और कुषाण जो है ये चीन की यूची तोखरी जाति से संबंधित था, और कुषाण वंश के संस्थापक के रूप में कुजुल कडफिसेस को जाना जाता है। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक ये कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ? पाकिस्तान में। बाद में जो है कनिष्क ने मथुरा अपनी शासन की राजधानी बनाई, और कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण किया था, और पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर पाटलिपुत्र को विजित किया, और साथ ही साथ अश्वघोष जो कि पाटलिपुत्र में रहता था और एक विद्वान था, उसको जो है अपने साथ लेके आया, और अश्वघोष ने ही बुद्ध चरित लिखा। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि अश्वघोष का जन्म कहाँ हुआ था, या अश्वघोष कहाँ से संबंधित था? तो कहाँ से संबंधित था? तो पाटलिपुत्र से संबंधित था। आप लोग ये ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, कनिष्क के बारे में जानते हैं। कनिष्क के समय गांधार और मथुरा कला का विकास हुआ। यहाँ पर आपको ये भी बता दें इम्पोर्टेंट तथ्य कि गांधार कला और मथुरा कला जो है ये मूर्ति कला है, मूर्ति बनाने की कला है, और पहली बौद्ध मूर्ति जो है ये मथुरा कला में बनी थी। बौद्ध की या महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो है मथुरा कला में मिली है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। और कुषाण वंश के बारे में एक और तथ्य बता दें कि बिहार से संदर्भित कि कुषाण वंश के सिक्के जो हैं, सिक्के ये मिले हैं कहाँ से? चिरांद से मिला है। उसके बाद बक्सर से मिला है। उसके बाद बोधगया से मिला है, बोधगया से मिला है, और वैशाली से। इन जगहों से जो है कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं, खास करके बीपीएससी में। हालांकि आप बिहार एसएससी में, दरोगा में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन बीपीएससी में ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान में आपको ये रखना है कहाँ से सिक्के मिले हैं कुषाण कालीन। आगे देखते हैं, इसी में
कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था और ये कहाँ करवाया था? कुंडलग्राम, कश्मीर में। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलाया था। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाण का अधिकार था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आपको ये भी बता दें, ये तो आप लोग अभी ही याद कर लेंगे कि शक संवत 78 ईस्वी, शक संवत 78 ईस्वी, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है बार बार विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। शक संवत हो, गुप्त संवत हो, कली संवत हो, ये सब जो है पूछा गया है बार बार, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग अब गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के बारे में बात करें तो गुप्त वंश के जो है संस्थापक ये श्री गुप्त थे। कौन थे? श्री गुप्त। और ये 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी जो है घटोत्कच हुआ और वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि धारण की। ये भी उत्तर प्रदेश में पूछा गया है। हालांकि हम लोग अभी बिहार स्पेशल के संदर्भ में पूरे गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे, न कि भारत के संदर्भ में। तो चलिए आगे जब देखते हैं, घटोत्कच की बात जो है चंद्रगुप्त प्रथम बनता है गुप्त वंश का शासक। और ऐसा कहा जाता है कि गुप्त वंश का वास्तविक जो है संस्थापना या स्थापना ये चंद्रगुप्त प्रथम ने किया, इसलिए वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। और ये प्रश्न भी पूछा गया है कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक तो चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में जब इसने सत्ता संभाली, सिंहासन पर बैठे, तो गुप्त संवत चलाया। तो गुप्त संवत कब चलाया गया? 320 ईस्वी में। आपको कहीं कहीं 321 ईस्वी भी देखने को मिलेगा, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। लेकिन एग्जैक्ट जो है 320 ईस्वी ही है, ज्यादातर बुक यही लिखता है 320 ईस्वी। अब आगे देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, ये भी पूछा गया है। आगे देखते हैं, आपको पहले जो है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में ही कुछ अन्य तथ्य भी बता देते हैं। इन्होंने सोने के सिक्के जो है जारी किए थे, सोने के सिक्के जारी किए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इन्होंने जो है गंगा घाटी, उत्तर प्रदेश, यूपी और बंगाल के बहुत सारे क्षेत्रों को जो है अपने साम्राज्य में मिला लिया था, साम्राज्य में शामिल कर लिया था। और अवध भूमि के तक जो है इसने अपना प्रभुत्व बढ़ाया था। तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है समुद्रगुप्त आता है, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र रहता है। समुद्रगुप्त के बारे में जो है यह कहा जाता है कि ये जो है भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को, विभिन्न क्षेत्रों को विजित किया, इसीलिए जो है इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और यह भारत का नेपोलियन किसने कहा है? स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ, V.A. स्मिथ। आपको ज्यादा जो है V.A. स्मिथ बहुत बुकों में देखने को मिलेगा। तो विंसेंट आर्थर स्मिथ जो है इसने भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया है समुद्रगुप्त को, ये भी पूछा गया है। समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक, अप्रतिरथ आदि उपाधि धारण की। अप्रतिरथ आप लोग याद कर लेंगे, ये जो है आपको ज्यादातर किताबों में नहीं मिलेगा। और यहाँ पर ये भी बता दें कि समुद्रगुप्त के अभियान की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में
मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है ये हरिसेन द्वारा रचित किया गया था और समुद्रगुप्त के शासनकाल में, और इसने उत्तरापथ के 9 राजाओं को हराया तथा दक्षिणापथ दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया, ये इसमें वर्णन है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। कविराज इसलिए कहा जाता है कि समुद्रगुप्त को का एक सिक्का मिला है जिस पर कविराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बुकों का संकलन जो है अपने कार्यकाल में करवाया, और साथ ही साथ उनको जो है संगीत का प्रेमी बोला जाता है, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके सिक्के पर जो है वीणा बजाते हुए दिखाई दिया गया है समुद्रगुप्त को। तो इस तरह वो संगीत के प्रेमी भी प्रतीत होते हैं। वहीं समुद्रगुप्त के दरबारी कवि की बात करें तो वो हरिसेन था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का प्रमाण भी हमें देखने को मिलता है। एक और इम्पोर्टेंट तथ्य जिसको कि आपको याद रखना है समुद्रगुप्त के बारे में, कि समुद्रगुप्त जो है सभी राजाओं का संहारक था, ये भी बताया गया है। समुद्रगुप्त के बारे में बताया जाता है कि सभी राजाओं का संहारक, सभी राजाओं का संहारक किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये इसके बारे में जो है वर्णन है मथुरा शिलालेख में। मथुरा शिलालेख में ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये मथुरा शिलालेख जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल का है, सेकेंड के काल का है, जिसमें कि सभी राजाओं का संहारक समुद्रगुप्त को कहा गया है। आपको यहाँ पर ये भी बता दें समुद्रगुप्त के शासन काल में, जस्ट अ मिनट, समुद्रगुप्त के शासन काल में सीलोन के शासक मेघवर्मन को श्रीलंका के बौद्ध यात्रियों के लिए जो है मठ बनाने का अनुमति दिया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है कि समुद्रगुप्त के समय जो है दरबार की भाषा जो है संस्कृत थी। संस्कृत इसके दरबार की भाषा थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब इम्पोर्टेंट तथ्य है जिसको कि आपको ध्यान में समुद्रगुप्त के बारे में रखना है। आगे देखते हैं हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो ये इनको जो है शक को पराजित इन्होंने किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि के साथ साथ इन्हें जो है देवगुप्त, देवराज और देवर्षि आदि की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त सेकेंड ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया, और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले जो है रामगुप्त जो है वो शासक बना था, लेकिन वो एक अच्छा शासक नहीं था, बहुत ही दंभी शासक था। और यही कारण था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर जो है उसकी पत्नी ध्रुव देवी से शादी किया और शासन सत्ता जो है खुद संभाल लिया। तो समुद्रगुप्त के बाद कहीं कहीं पर आपको रामगुप्त मिलेगा, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मिलेगा। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की तो कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ जो है करवाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और उसने
चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती के अल्पवयस्क पुत्र की संरक्षिका के रूप में जो शासिका बनी थी प्रभावती गुप्त, उसको भी पराश्रय जो है दिया किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और गुजरात और काठियावाड़ पर विजय प्राप्त की प्रभावती के माध्यम से चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही फाहियान आया था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। फाहियान भारत में 14 वर्ष तक रहा था, करीब 399 से 414 वर्ष तक जो है यहाँ पर रहा था। और फाहियान जो है इन्होंने एक बुक भी लिखी थी भारत के बारे में, और साथ ही साथ ये जो है मध्य प्रदेश अन्य जगहों पर जो है भ्रमण भी किया, और मध्य प्रदेश के समाज के बारे में जो है बहुत ही डिटेल्स में इन्होंने फाहियान ने चर्चा किया है। तो ये हालांकि जो आपको इंडिया लेवल का पढ़ेंगे हिस्ट्री राष्ट्रीय लेवल का, तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये भी बता दें कि इनके काल में जो है पाटलिपुत्र और उज्जैन ये भी जो है शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र जो है रहा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको आगे बता दें कि चंद्रगुप्त सेकेंड का एक लौह स्तंभ मिलता है महरौली में, जिसमें कि चंद्र नाम का से संबोधित किया गया है। महरौली लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है, और ये महरौली लौह स्तंभ जो है ये दिल्ली में है। दिल्ली में जब आप आएंगे तो कुतुब मीनार के बगल में जो है जस्ट बगल में लौह स्तंभ है, और ये जो है उस समय से आप देख रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल कब से कब है, 375 ईस्वी से 415 ईस्वी का है, और उस समय से ऐसे ही खड़ा है अभी तक, जो है उसमें जंग भी नहीं लगा है। नहीं तो अभी के लोहे में क्या होता है कि जंग लग के जल्द से ही जल्द खराब हो जाता है, तो इसकी एक विशेषता ये रही है। आगे देखें चंद्रगुप्त के बारे में बता दें, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक उपाधि जो है इन्होंने धारण की है। विभिन्न उपाधियों के सामने ही आपको इसके बारे में बता दें, ये उपाधि है सिंह विक्रम। इस तरह का इसलिए हम तथ्य आपको बता रहे हैं कि ये आपको बिहार स्पेशल में जो है चूंकि डिप पूछ रहा है, वो आपको राष्ट्र स्तर पे नहीं मिलेगा सिंह विक्रम उपाधि किसने निर्धारण की थी, लेकिन बिहार स्पेशल के अंतर्गत बीपीएससी में पूछ लेगा। तो आपको सिंह विक्रम जो है ये भी ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि उज्जैन को जो है इसने दूसरी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र तो पहली राजधानी थी, लेकिन उज्जैन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी। तो अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न, जिसमें कि कालिदास का नाम, धन्वंतरी, अमर सिंह, वरामिहिर, संकुल, बेताल, भट्ट और घटकर पर और छपनक और भरूची इनका नाम आता है। ये नवरत्न के अंतर्गत कौन कौन आता है, ये नौवों का आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कालिदास के नवरत्नों में कौन सा नहीं आता है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम शासक बना गुप्त वंश का, और इसने जो है महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की, या कहें कि इनको जो है महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय की ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम था, ये भी आप लोग जान लें। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इन्होंने भी सोने के सिक्के चलाए थे। और प्रथम हून आक्रमण जो है, हून आक्रमण
इन्हीं के काल में पहली बार हुनों का आक्रमण हुआ, जो कि पर्शियन जो लोग थे, जो कि हुन जनजाति के थे, उन्होंने आक्रमण सबसे पहले कुमारगुप्त प्रथम के काल में किया। बाद में जो है मध्य एशिया के आप देख रहे हैं कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया और भारत में उसको आने से रोका, लेकिन पहली बार हुन का आक्रमण कुमारगुप्त के समय होता है। और कुमारगुप्त के समय ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है बृहत रूप से की जाती है, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईस्वी में किया जाता है इनके द्वारा बृहत रूप से, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और हेनसांग जो है इनके काल में यहाँ पर नालंदा में आता है। अभी जैसे ऊपर हम बता चुके हैं फाहियान के बारे में, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए भारत आए थे और पाटलिपुत्र में जो है इन्होंने और अन्य क्षेत्रों में अध्ययन किया, लेकिन ये विक्रमशिला 14 वर्ष भी रहे भारत में, लेकिन ये जो है इसमें नालंदा विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन नहीं किया था। ये जो है ये ध्यान में रखेंगे। आगे जो है हेनसांग, ये कुमारगुप्त के बाद हालांकि ये आते हैं। आपको देखेंगे जब पुष्यमित्र सुंग कह रहे हैं, सॉरी वर्धन वंश कह रहे हैं, तो वर्धन वंश के समय में जो है ये आते हैं। लेकिन स्थापना की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये कुमारगुप्त जो है करते हैं 927 ईस्वी में। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और बाद में जो है इसको नष्ट कर दिया जाता है, कब? 1197 ईस्वी में, और कहीं कहीं आपको 1198 ईस्वी में भी मिलेगा बख्तियार खिलजी के द्वारा। अगला देखते हैं जो राजा गुप्त वंश का था वो स्कंदगुप्त था, और स्कंदगुप्त के काल में हुनों का आक्रमण जो है होता है बृहत रूप से, और स्कंदगुप्त जो है हुनों को पराजित कर बाहर जो है खदेड़ देता है, और इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में हमको देखने को मिलता है। और इसी अभिलेख में हुनों को मल्लेच कहा गया है। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुआ, और गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत भी हो गया। गुप्त वंश के बाद आप देखेंगे कि पुनः जो है मगध वंश शक्तिशाली नहीं हुआ, अब जो है कन्नौज जो है शिफ्ट हो जाता है भारत का शक्ति केंद्र के रूप में। तो ये था आपको गुप्त वंश के राजनीतिक इतिहास। अब हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय और साथ ही साथ गुप्त वंश के जो है गुप्त वंश के अन्य शासक और उसके बाद का जो है इतिहास हम लोग कल जानेंगे, नहीं तो लंबा वीडियो जो है हो जाएगा। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।